गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रीति गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, LBSM कॉलेज, करंडी, जमशेदपुर। आज मैं आप लोग के सामने हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। हमारा सेकेंड चैप्टर था राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने इनसे पहले वाले वीडियो में बताए हैं। आज उन्हीं चैप्टर से कुछ क्वेश्चन और कुछ अभ्यास प्रश्न आपके सामने लाए हैं। आज हम आप लोग के सामने अभिलेख के बारे में बताएंगे कि अभिलेख किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है। इसके साथ ही साथ सम्राट अशोक के अभिलेख का भी वर्णन करेंगे। सम्राट अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं, इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है, तथा गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज अभ्यास प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी बताएंगे, जिससे कि आप सुने और इसका नोट्स तैयार करने की कोशिश करें। तो हम आज सबसे पहले आप लोग को अभिलेख के बारे में बताते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं और इनका क्या महत्व है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। अभिलेख का आशय काव्यों या मोहरों पर उत्कीर्ण ऐसे राज्य देशों से है जिसे राजाओं, व्यापारियों आदि ने संबोधन या ऐतिहासिक घटना के वर्णन हेतु जारी करते थे। अशोक द्वारा जारी अभिलेख भारत के इतिहास में पहला उदाहरण है। इन अभिलेखों से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अभिलेख का वर्णन करें। क्वेश्चन दूसरा, सम्राट अशोक के अभिलेख का वर्णन करें। सम्राट अशोक के अभिलेख को निम्न भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहला है महाशिलालेख, दूसरा है लघु शिलालेख और तीसरा है स्तंभ लेख। सबसे पहले हम लोग आएंगे महाशिलालेख के बारे में। सम्राट अशोक के शिलाओं पर उत्कीर्ण राज्य देशों में 14 महाशिलालेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक के शिलाओं में 14 महाशिलालेख सर्वाधिक उत्कीर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है। इन शिलालेखों में प्रशासन एवं धर्म संबंधी 14 प्रमुख नीतियों और आदर्शों का उल्लेख होने के कारण इन्हें 14 महाशिलाओं के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग महाशिलालेख के नाम से जानते हैं। दूसरा है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में मुख्यतः सम्राट अशोक के व्यक्तित्व, जीवन, बौद्ध धर्म के प्रति उनकी गहन आस्था तथा धर्म के सार का उल्लेख है। लघु शिलालेख बहपुर, बैराट, भाब्रू, माशकी, गवीमठ, पालकी कुंडू, जाति गरामेश्वर, उड्डे गोलाम, राजमंडागिरी, निंतूर, ब्रह्मागिरी और सिद्धपुर नामक स्थानों पे मिले हैं, जिसे हम लोग लघु शिलालेख के नाम से जानते हैं, यानी ये इन स्थानों पर मिले थे। हमारा तीसरा है स्तंभ लेख। सम्राट स्तंभ लेखों में मुख्यतः सम्राट अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए अपनाए गए साधनों का वर्णन है तथा उसका उल्लेख है।
अस्तमलेखों के सप्त अस्तमलेख विशेष रूप से प्रसिद्ध है। संभवतः 7 लेख उत्कीर्ण होने के कारण इसका नाम अस्तमलेख पड़ा था, यानी इसमें 7 लेख उत्कीर्ण थे, इसीलिए इसका नाम अस्तमलेख पड़ा था। तो हम लोगों ने देखा कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है महाशिलालेख, दूसरा है लघु शिलालेख और तीसरा है अस्तमलेख। इसके शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला महाशिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख और तीसरा अस्तमलेख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। देखिए, स्वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण मतलब सोना। तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? स्वर्ण अर्थात सोना एक ऐसी बहुमूल्य और सुंदर धातु है जो प्रत्येक व्यक्ति को पसंद होती है। स्वर्ण अर्थात सोना एक ऐसी बहुमूल्य और सुंदर धातु है जो प्रत्येक व्यक्ति को पसंद होती है। भारतीय परंपरा में कृत युग को मानव इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। अर्थात इस युग का समाज संपन्नता, सुख एवं हर तरह के वैभव से संपन्न था। इतिहास लेखन की ग्रीको रोमन अवधारणा में यूनानी कवि हेंसिओड ने युग चक्रवादी परंपरा से मानव इतिहास के सबसे अच्छे युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। इसके अनुसार स्वर्ण युग मानव की श्रेष्ठतम स्थिति से संबंध था। इससे पता चलता है कि स्वर्ण काल उस काल को कहते हैं कि जिस काल में उस देश की संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर रही है। इतिहास में कई युग आते जाते हैं। इनमें जिस भी युग में मानव सर्वाधिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक उन्नति करता है, उस युग को ही स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। यानी गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर हर चीज को देखा जाए जिससे कि वहाँ हर चीज़ों से वो परिपूर्ण थे। इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यानी अभ्यास प्रश्न को भी देखते हैं। अभ्यास प्रश्न के उत्तर है। पहला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि के महत्व पर प्रकाश डालिए। ब्राह्मी लिपि के महत्व पर प्रकाश डालिए। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल है। इसी लिपि से भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि सभी भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली, जो उस समय
बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर थे। इसका शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आता है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता डैश को मिली, तो हम लोग इसमें लिखेंगे जेम्स प्रिंसेप को मिली। कब मिली? तो 1838 ईस्वी में मिली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। जनपद, इस को ध्यान दीजिए, जन यानी लोग, जन यानी लोग, तो जनपद शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन या लोग या कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा वहीं पर बस जाता है। तो इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों में उपलब्ध होती है, जिसे हम लोग जनपद के नाम से जानते हैं। यानी क्वेश्चन में जनपद यानी लोगों का कहीं भी अस्थायी रूप से बस जाना, चाहे वो कोई भी लोग हो, किसी भी कुल के हो या किसी भी जनजाति के हो, जिसे हम लोग जनपद के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। सातवाहन ये विदेशी ना होकर स्वदेशी मूल के थे। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मारकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईस्वी पूर्व में की। सातवाहनों में गोदावरी व कृष्ण नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को जीता, जो आंध्र प्रदेश कहलाता है। इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न के उत्तरों में आज देखे कि ब्राह्मी लिपि के क्या महत्व थे, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की, कब की, जनपद शब्द का क्या अभिप्राय है तथा सातवाहन के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। आज का सारा नोट्स आप लोग लिख लें। तो आज हम लोग का ये सेकंड चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। धन्यवाद।